Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106, or 2371-7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिए कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। प्रश्नों के जवाब देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आउटलुक हिंदी के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। वेलकम हरवीर। थैंक यू राजेश। और शुरुआत में अंग्रेजी में हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश ले। Finance Minister Nirmala Sitharaman announces fourth tranche of 20 lakh crore rupees economic package. Focuses on 8 sectors including defense production, civil aviation, space and atomic energy to help build a self-reliant India. Raises FDI limit in defense manufacturing under automatic route from 49% to 74%. 6 more airports to be put up for auction under the PPP mode. And Sensex log 1.72% weekly decline. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के चौथे भाग की घोषणा की। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक विमानन, विद्युत वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा समेत 8 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित तरीके से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। PPP मॉडल के तहत 6 और हवाई अड्डों की नीलामी की जाएगी और सप्ताह के दौरान सेंसेक्स में 1.72% की गिरावट दर्ज की गई। और आज की पहली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुधारों की घोषणा की है। इन सुधारों की रूपरेखा कोविड-19 की पृष्ठभूमि में तैयार की गई है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री ने प्रोत्साहन उपायों के चौथे भाग की घोषणा करते हुए बताया कि आधारभूत सुधार मुख्य रूप से कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक विमानन, विद्युत वितरण, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा समेत 8 क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित तरीके से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है।
श्रीमती सीतारमण ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की कि अनेक ऐसे शस्त्रों और उनके कलपुर्जों की सूची बनाई गई है जिनका अब आयात नहीं होगा और उनका उत्पादन देश के अंदर ही किया जाएगा। सरकार इस तरह के आयात को रोकने के लिए वार्षिक आधार पर योजना बनाएगी और उसे अधिसूचित करेगी। उन्होंने आयुध कारखाना बोर्ड के निगमीकरण की घोषणा की ताकि शस्त्रों की आपूर्ति से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके तथा जवाबदेही और कुशलता को सुनिश्चित किया जा सके। वित्त मंत्री ने कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए राजस्व बंटवारे की प्रणाली की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। इससे कोयला ब्लॉकों की नीलामी और खुले बाजार में इसे निजी क्षेत्रों को बेचने का रास्ता भी खुलेगा। उन्होंने बताया कि 50 कोयला ब्लॉक जल्दी ही नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में अन्वेषण और खनन उत्पादन प्रणाली को समग्र रूप में सुचारू रूप से चलाने की योजना बनाई है। 500 से अधिक खनन ब्लॉक खुले और पारदर्शी नीलामी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन सुधारों से खनिजों के खनन में तेजी आएगी, रोजगार बढ़ेगा और अन्वेषण के काम में नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल संभव होगा। नागरिक विमानन क्षेत्र में सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय वायु क्षेत्र का 60% वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि अधिक वायु क्षेत्र की उपलब्धता के लिए प्रतिबंधों को ढीला किया जाएगा। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए के लाभों की घोषणा की ताकि वाणिज्यिक उड़ानों के लिए ईंधन और समय में कटौती हो सके। Finance Minister Nirmala Sitharaman said that 6 more airports will be put up for auction under the PPP model, bringing in 1,000 crore rupees, and an additional down payment for them would rope in 2,300 crore rupees at a later stage. She also announced avenues for additional investment by private players in 12 other airports. Ms. Sitharaman said the government will rationalize the tax regime for maintenance, repair and overhaul MROs of the aircraft in the country. Earlier, the aircraft had to fly abroad for the MROs. Ms. Sitharaman informed that the government will release a tariff policy with reforms including consumer rights, promotion of industry and sustainability of sector for the power distribution companies. In another major reform, Finance Minister announced that the government will boost private sector investments in social infrastructure projects like hospitals. The total outlay for this has been projected to be 8,000 crore rupees. Opening up Indian space sector, the minister announced boosting up of private participation in space-related activities. A major push to the decision is aimed at by allowing private sector to use ISRO facilities and other relevant assets to improve their capabilities. Future projects for planetary exploration and other outer space travel has also been opened to the private sector. This will also witness liberalization of geospatial data policy for providing remote sensing data to tech entrepreneurs, which in turn will open up wide horizon of avenues. In a major sectoral reform for the atomic energy sector, Finance Minister announced establishment of research reactors on PPP basis for the production of medical isotopes. This decision will lead to opening up of various affordable treatment facilities for cancer and other major diseases. Earlier on Wednesday, the Finance Minister announced a slew of measures to help the micro, small and medium enterprise sector that employs an estimated 11 crore people. The announcements ranged from non-banking finance companies, real estate, power distribution to relaxations on contribution to employees' provident fund.
In a second announcement on Thursday, the focus lay on migrant workers, street vendors, small traders, the self-employed and small farmers. Yesterday's announcement saw major relief packages for agriculture and allied activities. Harveer, quickly, if you would like to comment on the fourth tranche of the 20 lakh crore rupees economic package that has been announced by the Finance Minister. Actually, this is more and more opening of the sector, particularly for investment announcement in like mining, power, infrastructure like airports and defense side. So definitely if we are able to attract the investment in this sector, so it will boost the economy and we will be able to get the economy back on the foot and on the proper growth side. Okay, let's take the first caller and thereafter we will continue, if time permits, with this discussion. Satish from Delhi is with us. Satish, we welcome you to Market Mantra. हाँ जी, नमस्कार जी सर जी, सवाल पूछिए सर। मैं जी ये जो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट पे मिलने वाला इंटरेस्ट है इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये 3 महीने पहले जो था वो 5.90 था, अभी 2 महीने पहले 5.75 हुआ, कल में गया तो 5.50 है। ये लगातार इतना कम हो रहा है, तो मेरा सर से सवाल है सर, भारतीय जो बैंक है इनके अंदर जो जमा पूंजी वो 77% फिक्स डिपॉजिट का है और सिर्फ 23% ही बिजनेसमैन का है। अगर ये इस तरह कम होता जाएगा, जीरो होता जाएगा, तो फिर बैंकों पे पैसा रखना का मुश्किल नहीं हो जाएगा लोगों को, कि भी बैंकों में जो भी पैसा वो सारा तो फिक्स डिपॉजिट का है, तो लोग बाग फिर बैंक में पैसा रखेंगे क्यों, ये लगातार कम होता जाएगा। हाँ हरवीर जी, चैलेंज है क्योंकि जो इंटरेस्ट उसमें लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेंड है कि ब्याज दरें कम हो रही हैं और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने भी पॉलिसी रेट्स में चेंजेस किए था कि जिससे कि कर्ज को सस्ता किया जाए, और इसका दोहरा असर ये होता है कि जो फिक्स डिपॉजिट है उसके ऊपर भी बैंक फिर ब्याज दरों में कटौती करते हैं। जो लोग डिपॉजिट इनकम के ऊपर सर्वाइव करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ये जो ट्रेंड नीचे की तरफ ही जा रहा है, अगर आप देखें लगातार इसमें कमी की गई है, और जब पॉलिसी रेट चेंज होते हैं तो बैंक फिर इसमें अपना जो डिपॉजिट्स हैं, इवन जो स्मॉल ये सेविंग डिपॉजिट्स वाला जो जहां जिसको डीरेगुलेट किया गया था आरबीआई के थ्रू पीछे, कि जिससे कि जो बैंक ज्यादा ब्याज देना चाहे वो दे सके, वहां भी ब्याज दरों में कमी की गई है और ये फिक्स डिपॉजिट की दरें लगातार घट रही हैं। और नोएडा से हमारे श्रोता हिमांशु लाइन पे हैं। हिमांशु नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सर मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी कुछ कंपनीज जो हैं बाहर की जो चाइना छोड़ना चाहती है, उसमें से सर 75% कंट्रीज ये कह रही है कि हम साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे और 25% इंडिया को एज एन ऑप्शन देख रही है। बट सर उनका कंसर्न अभी ये है कि यहाँ के जो लेबर लॉज है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह है वो थोड़े ठीक हों। अब सर जैसे आपको भी पता है कि RCEP से भी हम लोग बाहर हो गए थे, तो आपको नहीं लगता है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हम लोग जो बाहर हो जाते हैं वो बैकफायर करेगा हमें कोरोना वायरस के बाद? देखिए, रिसेप से जो इंडिया ने बाहर होने का फैसला किया था, उसमें हमारे जो डोमेस्टिक परिस्थितियां हैं हमारी इकोनॉमी की और हमारे जो मार्केट है और हमारी जो एक्सपोर्ट की जो स्ट्रेंथ है उस सबको ध्यान में रखते हुए किया था कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ ज्यादा डंप हो जाए प्रोडक्ट सस्ते और हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं और या दूसरे सेक्टर हैं उनके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आए। और ये देखिए, कंपनी जो मूव करना चाहती हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट करना चाहती हैं चाइना से, तो उसमें कुछ तो ताइवान गई हैं, कुछ वियतनाम आ रही हैं, कुछ थाईलैंड भी आई हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे यहाँ कितनी कंपनियां आना चाहती हैं, और साथ में ये गवर्नमेंट भी काफी अग्रेसिव हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने लेवल पे इस तरीके के डेस्क उन लोगों ने क्रिएट किए हैं कि जो कंपनीज यहाँ पर आकर के अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं उनको कैसे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, कैसे उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, वो लैंड की हो। लेबर लॉज को लेकर के एक हमेशा डिबेट रहती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंपनियां हैं वहां पर लेबर लॉज काफी उतने लिबरल नहीं है जितने चाइना में है। तो हमारे यहाँ भी लेबर लॉज का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने काफी चेंजेस किए हैं कि लेबर लॉज को चेंज करके अब वो कुछ कोड बना दिए हैं और अब वो उसके अंदर में आ गए, उसमें काफी बड़े बदलाव आए हैं। तो मेरे ख्याल से जो कंपनियां आना चाहेंगी उसको कोई बहुत उस तरीके का लेबर का कोई इश्यू नहीं है।
और नोएडा से हमारे श्रोता दीपक लाइन पे हैं। दीपक नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल बहुत गवर्नमेंट के पास फाइनेंस टाइट है इस डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो मैंने कुछ दिन पहले अखबार में बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कैश इन सर्कुलेशन की जो फिगर है बहुत हाई है एज पर आरबीआई, जो डीमोनेटाइज के टाइम से भी बहुत हाई है। इतना मनी सर्कुलेशन में है एक्स्ट्रा, और शायद मेरे हिसाब से ये जो है कुछ ब्लैक मनी भी हो सकता है। तो क्यों नहीं हमारी सरकार सबको एक ऐसी फैसिलिटी दे दे कि इस टाइम जो भी कैश जमा करवाना चाहे करवा दे, 5 साल 10 साल के लिए, कोई ब्याज नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट के पास फंड्स भी आ जाएंगे, काम अच्छे काम में भी लग जाएंगे ऐसे। ये मेरा सवाल था जनाब जी। असल में देखिए, जिसके पास लेजिटिमेट इनकम है, जिसने प्रॉपर ईमानदारी से पैसा कमाया है, वो तो बिना ब्याज के पैसा क्यों जमा करेगा। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसका जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो इस्तेमाल तो करते हैं कैश, जो कमाते हैं उसको पूरा खर्च करते हैं। और बहुत सारा कैश फ्लो भी होता है इकोनॉमी में, जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मार्केटिंग का सीजन चल रहा है, तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कैश उस तरीके से जाता है हैंड्स में, और वो फिर मल्टीप्लाई होता है सर्कुलेशन में। और भी उस तरीके की चीजें हैं। तो और ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है जहां पर काफी कैश सर्कुलेशन में होता है, तो ऐसा नहीं है कि इलेजिटिमेट है वो। ये डिपेंड करता है कि लोग कैशलेस ट्रांजैक्शंस कितना करते हैं, हालांकि वो भी काफी बढ़ रहा है अगर देखेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ थोड़ा सा, या लोगों के जो बिजनेसेस इधर अटके हुए हैं, काम धंधा कम हुआ है, उसमें कुछ अभी ट्रांजैक्शंस में यूपीआई वगैरह में गिरावट आई है। अदरवाइज वो जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस है वो भी बढ़ रही है। Joining us now from Mumbai, we have our regular listener Muzahir Khan. Muzahir साहब, welcome. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रमेश जी को और मेरे हरीवीर जी को बहुत बहुत। मैं हरीवीर जी ये पूछना चाह रहा हूँ, आप तो खैर इससे जुड़े हुए हैं पर्यावरण से, ये हमारे इसमें जो देर बता रहे हैं हमारे बम्बई की तो हालत खराब है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो ये मानसून कब तक आने की संभावना लग रही है। और दूसरी मेरे ये पूछना था मुझे कि ये येस बैंक और वो महाराष्ट्र पंजाब बैंक का जो है, तो लोगों को पैसे, उन लोग के ग्राहक लोग को मिले कि नहीं मिले। तो देखिए, एक तो ये मानसून तो टाइमली आ रहा है, अगले कुछ दिनों में अंडमान निकोबार को जो है टच करेगा, एक तो ये है। और उसके बाद मुंबई तो केरल आने के बाद फिर मुंबई को शुरुआती इलाकों में होती है जहां मानसून टच। Today's newspapers, Harveer said 4 days delay in Kerala. But 4 days maybe, but before that information was that it's on time otherwise, yeah. It's on time. So दूसरे यस बैंक का तो अब नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक का पीएमसी वाला जो एक इशू था, उसको लेकर के शायद अभी उसमें उतनी राहत अभी लोगों को नहीं मिली है जी। और चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। कल समाप्त हुए सप्ताह में शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। कोरोना वायरस के मोर्चे पर होने वाली हलचलों के चलते निवेशकों में निराशा का दौर बना रहा। यह लगातार दूसरा सप्ताह था जब इक्विटी में गिरावट जारी रही। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 545 अंक यानी 1.72% की गिरावट के साथ 31,098 अंकों पर आ गया। निफ्टी भी 115 अंक यानी 1.24% गिरकर 9,137 अंकों पर बंद हुआ। दूसरी ओर बंबई शेयर बाजार का मिड कैप इंडेक्स 0.67% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.47% की बढ़त के साथ 10,689 अंकों पर बंद हुआ। और रुपए का हाल भी जान लेते हैं। कल समाप्त हुए सप्ताह में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे मजबूत हुआ। कल रुपए में शुरुआती बढ़त दिखाई दी, लेकिन बाद में वो 2 पैसे कम होकर 75 रुपए 58 पैसे पर आ गया। From Thane, we are joined in by Srikant now. Srikant, we welcome you to Market Mantra. Please go ahead and ask your question. सर, स्टॉक एक्सचेंज में जी जो ट्रेडिंग होता है उसमें पुट ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन होता है और फ्यूचर ऑप्शन होता है।
सर इसके बारे में अगर डिटेल्स बता दीजिए सर। हरवीर जी, पुट, कॉल और फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं? फ्यूचर ऑप्शन तो आपको जब आप ये कोई भी सौदा आप करते हैं तो उसको एक सर्टेन डेट के लिए आप फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से उसमें आप करते हैं कि आप एक सर्टेन प्राइस के ऊपर करते हैं और आपको एक डिलीवरी देनी होती है या उसको क्लोज करना होता है। तो ये उसके हिसाब से मेरे ख्याल ये होता है उसमें। और आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शंस वगैरह का जो सेटलमेंट भी होता है, फिर एक डे आता है पर्टिकुलर, तब पुराने सौदे जो है वो सेटल होते हैं। तो उसमें ये फिर ट्रेडिंग उस तरीके से करते हैं क्योंकि आपको उस वक्त डिलीवरी नहीं देनी होती अगर मान लिया इसमें जो होता है सेम डे। तो ये कुछ और इसमें मार्जिन पे बेसिकली बिजनेस होता है, तो यू डिड नॉट टू पे एंटायर अमाउंट एट दैट टाइम। Okay. I think the call option gives the holder the right to buy a stock, and a put option gives the holder the right to sell. The stock. Yeah. And think of a call option as a down payment for future purpose. We are now joined in by Ratnakar from Mumbai. Ratnakar, we welcome you. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रत्नाकर, सवाल पूछे अपना। हाँ, मेरा सवाल है कि अभी ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पॉलिसी डिसाइड की, तो उसमें आज वो संरक्षण के डिफेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने का उनका प्रपोजल है। तो वेदर ये आत्मनिर्भर भारत के लिए तो उसका थोड़ा ये नहीं लगता है क्या, धोखा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। तो एफडीआई बढ़ाना ठीक है क्या, कैसा है? असल में देखिए कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बेस को खड़ा करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। और जो असली मकसद है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे विद इन द कंट्री हो, जिससे कि जॉब क्रिएट होगा और इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ऑब्जेक्टिव उसमें ये है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके अलावा, और एफडीआई को अट्रैक्ट करने का एक ओपन पॉलिसी है हमारी, वो डिफरेंट सेक्टर्स में लगातार उसके जो उसमें जो अलाउ लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। इसी के तहत ये डिफेंस में भी इन्वेस्टमेंट का लिमिट बढ़ाया गया है। तो इसमें कोई जो आपका सवाल है आत्मनिर्भर या उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता, कि बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट और क्रिएट मोर प्रोडक्शन विद इन द कंट्री फॉर मोर जॉब क्रिएशन। जी, और मुंबई से हमारे श्रोता सुभाष लाइन पे हैं। सुभाष नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी, सुभाष सर, मुझे सर से ये पूछना है तो आईईपीएफ के बारे में। सर, जो जिस शेयर पे डिविडेंड पेमेंट नहीं होता है 6-7 साल तक, वो आईईपीएफ को ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन इसमें शेयर्स भी ट्रांसफर किए जाते हैं क्या? और दूसरा सवाल है कि हाउ लॉन्ग इट विल रिमेन विथ आईईपीएफ? जी हरवीर जी, एक बार रिपीट करेंगे? आईपीएफ बोला ना इन्होंने? हेलो, हाँ, वो हमारा संपर्क भंग हो गया है। और चलते हैं, जो हमारी वित्त मंत्री ने आज जिन प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की, खासतौर पे अगर हम कोयले के क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने इसमें भी निजी क्षेत्र की भागीदारी पर काफी जोर दिया। हरवीर जी, आप कुछ इसमें और ऐड करना चाहेंगे कि कोयला ब्लॉकों की नीलामी को लेकर जो थोड़ी उन्होंने और ईज किया है क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को बेचने का रास्ता खोला है और कहा है कि 50 कोयला ब्लॉक जल्दी ही उपलब्ध होंगे। इससे किस तरह का फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा? एक्चुअली देखिए कि माइनिंग के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का फोकस है और इसमें गवर्नमेंट ने रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल भी लाने की बात कही है, जो कि हम लोग बाकी सेक्टर्स में भी कई जगह उस तरह का कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव वही है कि जितना ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट आए कोल सेक्टर में, कोल माइनिंग में, क्योंकि एक तो पब्लिक सेक्टर में हम लोग ज्यादा काम कर रहे थे और पीछे प्राइवेट सेक्टर के लिए और कैप्टिव माइंस के लिए खोला गया था, लेकिन उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी। अगर कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले अगर आप देखो तो काफी कंट्रोवर्सीज हो गई थी। उसके बाद ये काफी इसमें रिफॉर्म्स किए गए हैं कि कॉमर्शियल माइनिंग के लिए कैसे इसको अलाउ करें। अदरवाइज पहले ज्यादातर कैप्टिव माइनिंग के लिए था और कोल इंडिया ही एक तरीके से उसी का एकाधिकार था। तो इसमें एक तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके, क्योंकि हम लोगों का इंपोर्ट पे भी काफी डिपेंडेंसी है कोल को लेकर के,
तो इसमें कई सारे प्रोविजन किए गए हैं, वो कोल गैसिफिकेशन का हो या आपका कमर्शियल माइनिंग का हो, और इसमें फिर रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल को भी लाने की बात की गई है। तो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि जो माइनिंग सेक्टर है, पर्टिकुलरली कोल, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एनर्जी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का किस तरीके से उसको प्रोत्साहन दिया जाए, ये उसको हम इसलिए उठाया गया जी। और मुंबई से हमारे श्रोता रमेश ठक्कर जी लाइन पे हैं। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या नमस्कार जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल ये सर कि अब हम लोग बैंक में इतने कम रेट में पैसा रखते हैं, बराबर जी, कितने दिन से कम होते ही जाता है। उससे बेटर है कि जगह के भाव अब देखते हैं कितने बढ़ते जाते हैं। तो कौन ऐसा मदद करे वो जो इतनी बड़ी 15 लाख बैंक में रखेगा और जगह में रखेगा, उसका कभी इनका 2-3 साल के बाद 15 लाख का लिया होगा तो 20 लाख होने वाला है ना। जी जी, हरवीर जी, असल में देखिए ये एक काफी कंसर्न हो गया उन लोगों का जो लोग बैंक में अपना पैसा रखते हैं फिक्स डिपॉजिट में। पहले अगर आप देखो कि 8%, 7%, 6%, नाउ इट इज बिलो 6%। और अगर इन्फ्लेशन को भी आप देख लेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट का या एक तरीके से आपके जो एसेट्स हैं उसके ऊपर रिटर्न का एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं बचता जा रहा है। अच्छा, दूसरे ये भी एक है कि जो बाकी जो एवेन्यूज है इन्वेस्टमेंट के, वहां से भी रिटर्न को लेकर के रियल एस्टेट इज नॉट डूइंग वेल। बुलियन में थोड़ा अच्छा किया था, बट अब नाउ इट हैज बिकम ए कॉस्टली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगेन। मार्केट इज ऑल्सो वेरी वोलेटाइल। तो ये जो लोग सेफ रखना चाहते हैं अपना पैसा, उनको तो अभी ऑप्शन तो बैंक ही रखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी तादाद ऐसे लोगों की है जो लोग पेंशनर हैं, जिनको अपने जो स्टिचरी उनका जो भी सेविंग्स थी वो जो मिला और उससे वो अपना जीवन बसर करते हैं। ये थोड़ा ऐसे लोगों के लिए मुश्किल अब ये लो इंटरेस्ट रिजीम में बढ़ती जा रही है, बट अभी तो जो इंटरेस्ट का जो रुख है वो तो डाउनवर्ड ही है। जी। और पालघर से हमारे श्रोता भीम सिंह लाइन पे हैं, उनका सवाल लेते। भीम सिंह जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। बैंक में मैं अपना करंट अकाउंट खोला है जी। बैंक वाला जैसे ही 25,000 रुपये से ज्यादा मैं डालता हूँ 26,000 तो फटाक से 180 रुपये डेबिट कर देता है कैश डिपॉजिट चार्जेस। अब ये तो इनकरेज कर रहा है कि आप कैश अपने पास ही रखो, उल्टा सीधा काम करते रहो, बैंक में आओगे तो मैं चार्ज कर लूंगा। जब भी मैं 25,000 से ज्यादा डालूंगा वो 80-90 रुपये काट लेगा। असल में देखिए कि ये सब तो बैंक्स के चार्जेस को लेकर के काफी फ्रीडम है। अब उसमें आपका मिनिमम डिपॉजिट के भी चार्जेस हैं और आपका एटीएम यूसेज के भी एक बियॉन्ड ए पॉइंट चार्जेस हैं। अभी तो कैश डिपॉजिट पे चार्जेस बैंक्स ने कुछ नहीं लेना शुरू कर दिया, वो भी एक पहलू है। तो ये सर्विसेज का बैंक्स का अपना अपना उनका ये है तरीका। सो ये तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ये नहीं कह सकते आपके, क्योंकि सेविंग डिपॉजिट जो सेविंग अकाउंट है उसके अलग रूल हैं, करंट अकाउंट के अलग रूल हैं। सो जो उन्होंने उसके ऊपर चार्जेस फिक्स किए, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। Moving on, the US stocks gyrated yesterday before ending slightly higher as investors worried about increased China-US trade hostilities and disappointing retail sales figure, while signs of a pickup in crude demand boosted oil prices. The Trump administration yesterday moved to block global chip supplies to blacklisted telecoms equipment giant Huawei Technologies, sparring fears of Chinese retaliation and hammering shares of U.S. producers of chip-making equipment. Dow Jones Industrial Average gained 0.3% and S&P 500 added 0.4% and the Nasdaq Composite Index gained 0.8%. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हरवीर जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman announces fourth tranche of 20 lakh crore rupees economic package. Focuses on 8 sectors including defense production, civil aviation, space and atomic energy to help build a self-reliant India. Raises FDI limit in defense manufacturing under automatic route from 49% to 74%. 6 more airports to be put up for auction under the PPP model.
and Sensex log 1.72% weekly decline. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.